मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नंद किशोर अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज भारत के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है भारत की नदियाँ। बहुत ही मज़ा आएगा, देखिएगा। भारत की नदियों को प्रायः हम दो भाग में बांट करके पढ़ते हैं। जो हमारा फर्स्ट भाग है उसे हम लोग कहते हैं हिमालयी नदियाँ। जो मेरा सेकंड पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। देखिए, दोनों की क्या खास बात है इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। हिमालय नदियाँ की जो सबसे पहली खास बात है यह है कि यह सदावाहिनी है और वर्षवाहिनी है। सदावाहिनी वर्षवाहिनी कहने का यह तात्पर्य है कि यह सालों भर इसमें पानी रहता है। इस नदी का पानी कभी सूखता नहीं है। लेकिन अगर आकर प्रायद्वीपीय नदियाँ की हम चर्चा करते हैं तो प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है आपका यह मौसमी है। वर्षा ऋतु में पानी इसमें भरपूर हो जाएगा, भर जाएगा, लेकिन जैसे ही ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है तो इसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है, सूखने लगता है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी है और हिमालयी नदियाँ सदावाहिनी है। चूँकि हिमालय के ऊपर ग्लेशियर है और ग्लेशियर जब पानी का रूप धारण करती है, पिघलता है तो पानी का रूप धारण कर लेती है, जिसके चलते सालों भर हिमालयी नदियों में पानी भरा हुआ रहता है। ठीक। दूसरा क्या खास बात है कि हिमालयी नदियाँ जितनी भी नदियाँ हैं सब नई नदियाँ हैं, और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है सभी पुरानी नदियाँ हो गई है। तीसरी सबसे बड़ी खास बात क्या है कि हिमालयी नदियाँ अभी युवा अवस्था में है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रौढ़ावस्था में है। यानी कहने का यह तात्पर्य है कि हिमालयी नदियाँ अभी भी अपर्दन का कार्य करती है, अभी भी अपर्दन के कार्य जारी है, लेकिन प्रायद्वीपीय नदियाँ अपर्दन के कार्य लगभग समाप्ति की ओर है। अपर्दन का कार्य कम हो चुका है। किस नदी में? तो प्रायद्वीपीय नदियाँ में। ठीक है, आगे देखिए। तो ये चीज़ तो आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हिमालयी नदियाँ के बारे में। चलिए, हिमालयी नदियाँ हम लोग पढ़ते हैं तो हिमालयी नदियाँ को हम लोग तीन भाग में बांट कर पढ़ते हैं। हिमालयी नदियाँ को तीन भाग में बांट करके पढ़ते हैं। जो सबसे पहला भाग है सिंधु नदी तंत्र, सेकंड पार्ट है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जो तीसरा भाग है गंगा नदी तंत्र। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, देखिए पहले सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत 6 नदियां आती हैं मुख्य रूप से। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत 6 नदी के बारे में पढ़ना है, जो मुख्य रूप से एक मुख्य नदी है सिंधु नदी, सेकंड जो है झेलम नदी, तीसरा का है चिनाब नदी, चौथा है रावी, पांचवा है ब्यास और छठा है सतलज। ठीक है, यह सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत 6 प्रमुख नदियां आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है तिब्बत के पास मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है, चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर। यहाँ से निकल करके तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है, इसके बाद पाकिस्तान में आती है और आ करके अपना जल अरब सागर में गिरा देती है। यानी ओरिजिन पॉइंट से लेकर के मुहाना तक सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है।
लेकिन भारत में सिंधु नदी की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, इसका कुल लंबाई 1440 किलोमीटर है। ध्यान से समझिएगा, कुल लंबाई 2880 है, भारत में इसकी लंबाई 1440 किलोमीटर है सिंधु नदी का। ठीक है, सिंधु नदी 3 देशों से होकर गुजरता है, भारत, चीन, भारत और पाकिस्तान। यह मुख्य रूप से 3 देशों से होकर गुजरता है। देखिए, सिंधु नदी के पानी को लेकर के अक्सर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद होते रहता था। तो इस विवाद को निपटारा करने के लिए 1960 ईस्वी में एक समझौता हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ। तो इसके अंतर्गत यह तय किया गया कि जो ऊपर की जो 3 नदी है, यानी सिंधु, झेलम, चिनाब, ठीक है, सिंधु, झेलम, चिनाब जो है, ये तीनों नदियों का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी इंडिया यूज करेगा। सिंधु जल समझौता के अंतर्गत यह तय हुआ कि 80% पानी पाकिस्तान और 20% पानी इंडिया यूज करेगा। लेकिन जो नीचे की 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास और सतलज, इसका जो है 80% पानी इंडिया यूज करेगा और 20% पानी जो है पाकिस्तान यूज करेगा। ठीक है, यह सिंधु जल समझौता के अंतर्गत यही तय हुआ था। ठीक है, देखिए, सिंधु जल समझौता, सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी सिंधु नदी है, ये तो समझ गए। इसके बाद जो शेष नदी है, ये सभी सहायक नदियां हैं, और वैसे ही सहायक नदियां हैं जो सिंधु नदी के बाईं तट पर आकर के मिलती है। ठीक, तो 1 बाय 1 हम सब के बारे में देखेंगे। तो सिंधु नदी तो देख लिए, अब सबसे पहले देखेंगे झेलम नदी। झेलम नदी जो है, जिसे वितस्ता नदी कहते हैं, वितस्ता, पुराना नाम इसका वितस्ता है और नया नाम क्या है, झेलम है। झेलम नदी जो है, यह जम्मू कश्मीर में पीरपंजाल श्रेणी के बगल में शेषनाग झील से निकलता है और निकलने के उपरांत यह मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पर प्रवाहित होते हुए यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाता है। ठीक, कौन, झेलम नदी। झेलम नदी की कुल लंबाई 212 किलोमीटर है। झेलम नदी की कुल लंबाई 212 किलोमीटर है। ठीक है, झेलम नदी जो है आगे की ओर चलता है, तो इसके बाद क्या होता है कि झग के पास, ठीक है, एक नदी है झेलम के बाद, चिनाब। ठीक है, चिनाब, चिनाब नदी का पानी क्या कर लेता है, यह लेता है झग के पास। देखिए, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचला दर्रा से निकलता है, बड़ा लाचला दर्रा से निकल करके झग के पास इस नदी में, किसमें, झेलम में मिल जाता है। झग के पास झेलम में यह मिल जाता है। ठीक है, कहाँ से निकलता है चिनाब नदी, तो हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचला दर्रा के पास से। ठीक, उसके नीचे से एक और सबसे महत्वपूर्ण नदी आती है जिसका नाम है रावी। रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा से निकलती है और ये झग के पास ही आकर के, उसी के आसपास में आकर के मिल जाती है झेलम नदी में। तो झेलम नदी तो अपना और ये शेष 2 नदियों का पानी ले लिया और आगे की ओर बढ़ता है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। देखिए, इसके उपरांत अब क्या होता है कि तिब्बत के मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है सतलज। ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर झील से, राकस ताल से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, सतलज। सतलज नदी राकस ताल से निकलती है, भारत में आती है, फिर पाकिस्तान में आती है, और आने के उपरांत बीच में ही रावी नदी, जो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा से निकला है, उसका पानी ले लेता है। रावी नदी यहाँ आता है, पंजाब में कपूरथला के पास
सतलज में मिल जाता है और सतलज जो है ब्यास नदी का पानी लेकर के आगे की ओर बढ़ता है और आगे की ओर बढ़ने के उपरांत इधर से झेलम नदी के 3 नदियों का पानी लिया और जा कर करके सिंधु नदी में मिठानकोट में मिल गया। ठीक है, मिठानकोट में मिल गया। अब यह सिंधु नदी क्या करती है कि सभी नदियों का पानी लेकर के अपना अरब सागर में मुहाना बना लेती है। ठीक, क्लियर हो गया होगा, है ना। शेष बाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियां के बारे में, बाएं तट पर मिलने वाली नदियां में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। झेलम शेषनाग झील पीरपंजाल के पास, कहाँ, चिनाब बड़ा लाचला दर्रा, ठीक है, रावी रोहतांग दर्रा, ब्यास रोहतांग दर्रा, सतलज राकसताल मानसरोवर झील के पास निकलता है और आकर के मिल जाता है। ठीक है, सिंधु नदी कितने देशों से गुजरता है, तो पहला है चाइना, भारत और पाकिस्तान। क्लियर हो गया होगा, है ना। आइए, तो ये जो हो गया आपका सिंधु नदी तंत्र के बारे में, बाएं तट पर मिलने वाली नदियां के बारे में ये हम आपको। सिंधु नदी के कुछ ऐसी नदियां हैं जो दाहिने तट पर आकर के मिलती है। ठीक है, जैसे काबुल, कुर्रम, गोमल, काबुक, ये नदियां जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर मिलने वाली नदियां हैं। ठीक है, तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में आज इतना ही। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र, है ना। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप रिप्लाई दीजिएगा, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।